अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, स्टेम टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आज हम इंग्लिश का पेपर हल करेंगे। ये पेपर एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर के बुनियादी कंसेप्ट के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। डू दे गो देयर डेली। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डू दे गो देयर डेली। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। अब हम इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है इनडेफिनेट, ऑप्शन बी हमारे पास है कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन सी हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन डी हमारे पास है परफेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब हमने उसके ऑप्शन देखे हैं तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि हमने इस सेंटेंस का बताना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस से बिलोंग करता है, यानी किस टेंस से उसका ताल्लुक है। डू दे गो देयर डेली इनडेफिनेट है। अब हमने क्या करना है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है तो उसके सारे जो रूल्स है उसको सामने रखना है, ठीक है। सेकंड स्टेप पे कॉन्टिन्यूस है, उसको सामने रखना है। थर्ड स्टेप है प्रेजेंट परफेक्ट का एंड चौथा स्टेप है हमारे पास परफेक्ट का। सवाल का दुरुस्त जवाब देने के लिए हमने तमाम जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के जो टेंस है उन सब टेंस के रूल्स को सामने रखना है और उसके बाद देखना है कि ये जो जुमला है वो किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। डू दे गो देयर डेली। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क के साथ जुमला है, यानी ये सवालिया जुमला है। तो सवालिया जुमले में सबसे पहले जो होता है वो क्वेश्चन से बिलोंग करने वाला जो है वो वर्ड्स दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला वर्ड जो है वो डू है और इसके बाद सेकंड फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इनडेफिनेट है, डू दे गो देयर डेली, क्योंकि डू और डज का जो इस्तेमाल होता है वो पहले टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, पहला टेंस यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट। तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है, डू दे गो देयर डेली, और ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, टीचर इज़ अ टाइप ऑफ जेंडर, कि टीचर जो है वो जेंडर की कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए हमारे पास है मैस्कुलिन, ऑप्शन बी हमारे पास है फेमिनिन, ऑप्शन सी हमारे पास है कॉमन, ऑप्शन डी हमारे पास है न्यूटर। अब यहाँ पे हमने टीचर के बारे में बताना है कि वो कौन सी टाइप की जेंडर से ताल्लुक़ रखता है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर है, ऑप्शन बी को देखें फेमिनिन है, मुअन्नस है। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास टीचर है। अब टीचर्स मेल भी होते हैं, टीचर फीमेल भी होते हैं, ठीक है। तो टीचर इज़ अ टाइप ऑफ जेंडर, तो ये मैस्कुलिन भी नहीं है, फेमिनिन भी नहीं है। इसका ऑप्शन जो है वो सी दुरुस्त है, कॉमन, कि वो मैस्कुलिन भी इसको बोलते हैं टीचर को और फेमिनिन, क्योंकि टीचर मेल्स भी हैं एंड टीचर भी मेल भी है और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइप की तरफ इशारा नहीं किया गया। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, टीचर इज़ अ टाइप ऑफ जेंडर यानी कॉमन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ही किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक। ही किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है एट, ऑप्शन बी हमारे पास है ऑन, ऑप्शन सी हमारे पास है बाय, ऑप्शन डी हमारे पास है विद। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और उसके ऑप्शन को देखने के बाद ये हमने बताना है कि इसमें कौन सी प्रपोजिशन जो है वो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में लगानी है। ही किल्ड द स्नेक, उसने स्नेक को मार दिया, किसके साथ मारा, अ स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा स्टिक के साथ किसका इस्तेमाल होगा, विद का, ठीक है, क्योंकि विद का मतलब है साथ, जबकि बाकी जो ऑप्शन है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऐड का जो प्रपोजिशन है वो ज़्यादातर टाइम के साथ यूज़ होती है। बी जो ऑन ऑप्शन है वो प्रपोजिशन किसी चीज़ के ऊपर जब हम रखते हैं तो, और बाय का मतलब होता है साथ साथ या के ज़रिए। तो जो ऑप्शन हमारे पास है ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, तो ऑप्शन डी हमारे पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आई एम सो पावरफुल, आई एम सो पावरफुल दैट आई कैन लिफ्ट अ ट्रॉलर। मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना ताकतवर हूँ, दैट आई कैन लिफ्ट अ ट्रॉलर, कि मैं एक ट्रॉलर उठा सकता हूँ।
ऑप्शन ए हमारे पास है मेटाफोर, ऑप्शन बी हमारे पास है हाइपरबोल, ऑप्शन सी हमारे पास है सिमिली, ऑप्शन डी हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब हमने जो है इसको पढ़ लिया है, यानी सेंटेंस जुमले को पढ़ा है। जुमले को पढ़ने के बाद अब हमने ऑप्शन पे गौर करना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो आपको क्लास में पहले बता चुके हैं इन सब की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स। तो मेटाफर कहाँ पर यूज़ होता है, जिसमें हम किसी चीज़ की तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो उसके अंदर सेंटेंस के अंदर या अपने अंदर ले आते हैं, तो उसे मेटाफोर कहते हैं। हाइपरबोल में क्या होता है कि जो काम हम खुद से नहीं कर सकते, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। ठीक है, सिमरीज में क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ जो होती हैं क्वालिटीज़ के हिसाब से एक जैसी होती हैं। ऑप्शन डी हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन, और इससे मुराद ये है कि किसी बेजान चीज़ की खूबियों को इंसानी खूबियों के साथ मिला लेना। तो अब हमने यहाँ पर ऑप्शन देखना है, आई एम सो पावरफुल दैट आई कैन लिफ्ट अ ट्रॉलर, कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं एक ट्रॉलर उठा सकता हूँ। ट्रॉलर को ज़हन में आप यूँ रख लें कि आप एक गाड़ी उठा सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी इंसान ताकतवर हो जाए, ये काम इंसान के बस का नहीं है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन को देखा है। तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद ऑप्शन बी हमारे पास दुष्ट जवाब है, हाइपरबोल, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आई डिड नॉट डैश व्हाट शी सेड। आई डिड नॉट डैश व्हाट शी सेड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है हेयर, ऑप्शन बी हमारे पास है हेयर, ऑप्शन सी हमारे पास है हेयर, ऑप्शन डी हमारे पास है हेयर। यहाँ पर हमारे पास चार वर्ड्स हैं और चारों के चारों वर्ड्स जो हैं वो हेयर हैं। अब आपने देखना है कि ये कौन से हेयर वाले हैं। तो आप ये ज़हन में रखें कि ये जो हेयर्स का वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये होमोफोन से बिलोंग करता है, क्योंकि होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, और हर एक का मीनिंग जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। आई डिड नॉट डैश व्हाट शी सेड। ठीक है, मैं नहीं, ठीक है, जो कुछ उसने कहा। ऑप्शन ए हमारे पास है हेयर, HAIR हेयर, इसका मतलब होता है बाल। HEAR हेयर, इसका मतलब होता है सुनना। ऑप्शन सी HERE हेयर, इसका मतलब होता है यहाँ। ऑप्शन डी HARE हेयर, इसका मतलब है खरगोश। तो ऑप्शन बी हमारे पास दूसरा जवाब है हेयर, HEAR। आई डिड नॉट हेयर। ठीक है, मैं सुन नहीं सकता या मैं नहीं सुनता वर्ड शी सेड, जो उसने कहा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास दूसरा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है फुल स्टॉप, और साथ में ब्रैकेट के अंदर उसकी सिंबल भी बताई गई है। ऑप्शन बी हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन सी हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ऑप्शन डी हमारे पास है कोटेशन मार्क्स। ठीक है, अब हमने बताना है व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, कि ये कितना प्यारा फूल है। ये सारे जो ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन पंक्चुएशन से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, अब हमने जुमले को पढ़ा है। अगर ये सादा जुमला है तो सादा जुमले के एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाना है। अगर ऑप्शन बी को देखें, क्वेश्चन मार्क है, तो हमने इसके आखिर में सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऑप्शन सी यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहाँ कहीं पर हैरानगी का इजहार होता है, किसी जज्बात का इजहार होता है वहाँ पर। ऑप्शन डी हमारे पास है कोटेशन मार्क्स, जहाँ पर कोई स्पेशल कोई ख़ास बात की गई है जिसको हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, ये कितना प्यारा फूल है। तो यहाँ पर जो है वो एक हैरानगी का इजहार किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी दूसरा जवाब है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या करना है, रीड द पोएम केयरफुली, पोएम को पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन, और सवालों के जवाब देने हैं। पहली लाइन है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। आई विल अराइज एंड गो नाउ।
for always night and day. I hear lake water lapping with low sound by the shore. I hear lake water lapping with low sound by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey. I hear it in the deep hurt core. ये अब हमने पोइम पढ़ी है, ठीक है। ये पोइम ज़्यादातर नेचर से बिलोंग रखती है। अब हमने इस पोइम के बाद इसके सवालों के जवाब देने हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पोइम के लिहाज से द राइमिंग वर्ड विद डे इज, के राइमिंग वर्ड जो है डे से वो कौन सा वर्ड होगा। ऑप्शन ए हमारे पास है ग्रे, ऑप्शन बी हमारे पास है गो, ऑप्शन सी हमारे पास है रोड, ऑप्शन डी हमारे पास है लैपिंग, ठीक है। अब हमने जो है राइमिंग वर्ड बताना है वो भी डे का। तो राइमिंग वर्ड्स पोएम के अंदर कौन से होते हैं, ये वो वाले पोएम वर्ड्स होते हैं जो कि हम काफिया यानी हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो हमेशा लाइन के एंड पर होते हैं और जिनकी साउंड जो होती है आवाज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो डे का जो राइमिंग वर्ड होगा वो होगा ग्रे। तो ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पोइम के लिहाज से हु विल अराइव एंड गो, हु विल अराइव एंड गो, ठीक है। कौन अराइज होता है यानी कौन सुबह जल्दी उठता है एंड गो और जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है अ फार्मर, ऑप्शन बी हमारे पास है अ गार्डनर, ऑप्शन सी हमारे पास है पोएट, ऑप्शन डी हमारे पास है वुड कटर। अब हमने पोइम को पढ़ा है। पोइम में क्वेश्चन हमारे पास है आई विल अराइज एंड गो नाउ। पहली लाइन हमारे पास है आई विल अराइज एंड गो नाउ, ठीक है। आई यानी कि मैं, तो यहाँ पे फार्मर का नाम भी नहीं है, यहाँ पे गार्डनर का नाम भी नहीं है, यहाँ पे वुड कटर का भी नाम नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारे पास दुष्ट जवाब है द पोएट विल अराइज एंड गो। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द पोएट हियर्स लैपिंग, द पोएट हियर्स लैपिंग, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है वाटर, ऑप्शन बी हमारे पास है हनी, ऑप्शन सी हमारे पास है नेक्टर, ऑप्शन डी हमारे पास है मिल्क, ठीक है। द पोएट हियर, शायर क्या सुनता है, शायर को किस चीज़ के सुनने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए हमने पोएम को दोबारा स्टडी करना है, उसको देखना है कि शायद जो है वो क्या सुन रहा है, पोएम में किस चीज़ की तरफ इशारा है। तो हम जहाँ पर पढ़ते हैं तो लाइन नंबर 3, 1 2 3 आई हेयर लेक वाटर, ठीक है। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास होगा ऑप्शन ए दूसरा जवाब होगा द पोएट हियर्स लैपिंग वाटर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द, ठीक है। कि शायर जो है वो कहाँ पर खड़ा है। ऑप्शन ए हमारे पास है माउंटेन, ऑप्शन बी हमारे पास है मून, ऑप्शन सी हमारे पास है रोडवे, ऑप्शन डी हमारे पास है स्टेयर। द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द, ठीक है। अब इस सवाल के जवाब के लिए हमें दोबारा जो है वो पोएम को स्टडी करना पड़ेगा, पोएम की तरफ देखना पड़ेगा कि शायर कहाँ पर खड़ा है। तो आप यहाँ पर देखें while I stand on the roadway, while I stand on the roadway, लाइन नंबर 5 हमारे पास है जिसमें लिखा है I stand on the roadway। तो यहाँ पर दूसरा जवाब हमारे पास होगा ऑप्शन सी द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द रोडवे।